साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश पे चर्चा हो जाए। मित्रों, पिछले क्लास में हमने राजपूत काल की उत्पत्ति और उनके प्रसार के बारे में चर्चा किया था। इस क्लास में आइए हम गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करें। साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो भीनमाल माना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी, लेकिन बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो कन्नौज हो गई। अब मित्रों आइए हम थोड़ा सा प्रतिहार वंश के आरंभिक संस्थापकों की चर्चा कर लें। प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापकों की चर्चा कर लें और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रतिहार वंश पहला राजपूत राजवंश था और इन्हीं के सामंत बाद में पूरे लगभग उत्तर भारत में या पूरे भारत में फैले इन्हीं के सामंत थे, जो यहाँ से चलकर कन्नौज से पूरे भारत में फैले। और आगे आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का जो संबंध है, साथियों, पृथ्वीराज रासोकृत चंद्रवरदायी या चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो एक जो रचना थी उसमें अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया गया था। साथियों, ऐसा माना जाता है कि उसी जो 4 राजपूत उत्पन्न हुए थे उन्हीं में से एक कौन था? प्रतिहार वंश था। साथियों, और एक चीज, दूसरी चीज, ग्वालियर अभिलेख, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्वालियर अभिलेख का सीधा संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो ग्वालियर अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे ये द्वारपाल थे, क्योंकि कुटिया के बाहर इनकी ड्यूटी हुआ करती थी, किनकी? लक्ष्मण की। और ये लक्ष्मण के वंशज थे। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। ये किनके वंशज थे? लक्ष्मण के वंशज थे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा ग्वालियर अभिलेख कह रहा है, जो इनका प्रमाणिक अभिलेख माना जाता है। तो अब एक इसके लिए एक और आगे आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और इनके वास्तविक संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक था वो था यशपाल। इस बात को ध्यान रखेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं उनके प्रथम शासक को पूछेगा अथवा संस्थापक को पूछेगा अथवा अंतिम शासक या किसी एक शक्तिशाली शासक। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, वास्तविक संस्थापक की हमने चर्चा की नागभट्ट प्रथम। अब आइए हम गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ अन्य शासकों की चर्चा कर ले, जिनमें मिहिर भोज, जिन्हें आदि बराह कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख हमने अभी चर्चा की। मिहिर भोज की उपाधि आदि बराह थी। महेंद्रपाल अगला शासक, उसकी जो उपाधि थी वो सकल कला निलय निर्भय राज। ये लंबी उपाधि थी। किसकी? ये थी महेंद्रपाल की। अब साथियों बताना चाहेंगे कि ये युद्ध विद्या में जितने प्रेमी थे उतने कलम के भी पुजारी थे। साथियों देखिए, महेंद्रपाल के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था राजशेखर। नाम आप लोग सुने होंगे, राजशेखर। हमको लगता है कुछ समय या मध्यकालीन भारत की कह लीजिए या राजपूत कालीन भारत के चोटी के विद्वानों में इनकी गणना होती है। किनकी? राजशेखर की। इनकी रचनाएं इतनी ज्यादा हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ उसका उल्लेख कर पाना बड़ा मुश्किल है, अटपटा है। फिर भी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, ये कुछ चुनिंदा रचनाएं जिनकी चर्चा हम क्लास में कर ले रहे हैं। हाँ, इतना आप जानते रहिए कि महेंद्रपाल, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबारी कवि कह लीजिए, इनके सलाहकार कह लीजिए, इनके गुरु कह लीजिए, कौन थे? राजशेखर। और ये महेंद्रपाल के दरबार को सुशोभित करते थे। मित्रों, इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं न कहीं क्वेश्चन से भेंट होती। आगे अगला शासक महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम का नाम लेते ही एक अभिलेख, सास बहू का अभिलेख,
सास बहू का अभिलेख निर्गत कराने का काम महिपाल का था। ये बहुत ही पूछता है, आप इसको ध्यान में भी रखेंगे। उसके बाद मित्रों, एक विदेशी यात्री अल मसूदी, ये भारत आया था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में इसको जो है आप पॉइंट करेंगे। अल मसूदी कब आया था? वो महिपाल के शासक में, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। अब थोड़ा सा अन्य शासकों में महेंद्रपाल, यशपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल हमने भी चर्चा की, जो अंतिम शासक थे। तो ये कहीं न कहीं से ये राज्यों के इनके नामों का उल्लेख हो गया। अब थोड़ा सा हमारे साथियों एक स्टेप अगला इसका है ये कि प्रतिहारों के सामंत कौन कौन से थे। देखिए, प्रतिहार के सामंत थे गुजरात के चालुक्य। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। ग्वालियर के कच्छपघात, मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान, जेकागभुक्त के चंदेल, त्रिपुरी के कलचुरी और दक्षिण भारत के गुहिल, ये 7 सामंतों के उल्लेख मिलते हैं। ऐसा माना जाता है इसमें जो है गढ़वाल भी थे, ऐसा उल्लेख मिलता है, गढ़वाल भी इसमें थे। यानी कुल मिला के हमको लगता है कि प्रतिहारों के सामंत ही बाद में एक बड़े राजपूत साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिए थे, ये इनके सामंत थे। हाँ साथी, एक चीज और बता देंगे आपको, इसमें पाल नहीं है, राष्ट्रकूट नहीं है। पालों और राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों को मिलाकर कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसका इतिहास में बहुत कायदे का उल्लेख मिलता है। एक तरह से कह लीजिए कि कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस बात को आप पॉइंट में रखेंगे, बहुत पूछता है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि इनमें कभी पालों की विजय होती थी, कभी प्रतिहारों की विजय होती थी, कभी राष्ट्रकूटों की विजय होती थी। हाँ, ये है कि बाद में मध्यकाल जैसे ही खत्म हुआ, यूं कह लीजिए कि राजपूत काल में ही भारत की जो सत्ता का केंद्र बिंदु था वो कन्नौज से हट के दिल्ली हो गया चौहानों के टाइम में। अब उसके बाद से लेकर मध्यकाल तक लगभग भारत की सत्ता का जो केंद्र बिंदु था वो दिल्ली था, कन्नौज रह ही नहीं गया था। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय, द्वितीय पक्षी का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। हाँ, इतना जरूर है कि राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, इन तीनों के मध्य कन्नौज के लिए क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष। इस बात को भी आप बखूबा एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो हमने चर्चा की, इस बात को आप इन एक एक बिंदु को आप पॉइंट आउट करेंगे और निश्चित रूप से आशा है कि आपको ये इस अगर कहीं से प्रश्न बनेगा तो इसके बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। जय हिंद साथियों।